Lecture 9. We are going to study in the lecture 9 mutation, type of mutation, and what are the things which can cause mutation, means mutagen. And in the lecture 9, we saw the gene mapping and sex determination. So you can see that lecture and previous episode. So here we are going to study about the mutation. So initially we have to know what is in by mutation, then one by one we will see its further part. So initially I will write here mutation, and then we will see the types of mutation. So what is in by mutation? म्यूटेशन किसको बोलेंगे? देखो, तो म्यूटेशन हम किसको बोलते हैं? सडन हेरिटेबल चेंज या सडन इनहेरिटेबल चेंज या जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द चेंज इन क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के अंदर चेंज होगा या जीन्स के अंदर चेंज होगा जिसके वजह से म्यूटेशन अराइज होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? म्यूटेशन इज नथिंग बट द सडन इनहेरिटेबल, दिस इज नथिंग बट द सडन इनहेरिटेबल, ये वर्ड याद रखिए। फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, discontinuous variation in an organism due to there is faulty expression or something wrong is going to happen or something change is going to happen in the either in chromosome or and in genes, तो इसको कहा जाएगा म्यूटेशन। तो ये याद रखने का, ये रहेगा म्यूटेशन। फिर हम देखते हैं कि म्यूटेशन जिसके वजह से होगा उसको कहा जाएगा म्यूटाजेनिक एजेंट। पर उसके पहले टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखेंगे, इस म्यूटेशन के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे। म्यूटेशन जो है, दिस म्यूटेशन, टू दिस म्यूटेशन द डार्विन कॉल्ड एज स्पॉट, ही गिव द नेम स्पोर्ट। डार्विन, मैंने बाय मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया था। स्पॉट, स्पॉट का मीनिंग अलग होता है। स्पॉट फॉर्मेशन होता है सीड के अंदर, मटकी के अंदर। तो स्पोर्ट, म्यूटेशन को स्पोर्ट नाम दिया था डार्विन ने, ये नाम याद रखिए। उसके बाद इसको जो नाम है यानी कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन या जिसको कहा जाएगा सॉल्टेटरी वेरिएशन, एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरी तरह से वेरिएशन एक्सप्लेन करूंगा, तो वो लेक्चर भी होगा। देखिए, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है या जिसको हम सॉल्टेटरी वेरिएशन भी कह सकते हैं, सॉल्टेटरी वेरिएशन, सॉल्टेटरी वेरिएशन। म्यूटेशन को ये नाम भी दिया गया बाय विच साइंटिस्ट? बैटसन। इस टॉपिक में हमको साइंटिस्ट के नेम बहुत सारे, तो उसके लिए मैं और एक अलग से आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगा उसके ऊपर, तो वो भी देखना है। सभी साइंटिस्ट इसके अंदर कवर होंगे क्योंकि साइंटिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। तो उसके बाद मॉर्गन भी है, मॉर्गन हु स्टार्टेड, सबसे पहले इन्होंने साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट की थी म्यूटेशन के ऊपर, तो इनका नाम याद रखना है। टी.एच. मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन स्टार्टेड द स्टडी ऑन, he was the first to start the study on the mutation, and we know what did he choose for his experiment। तो हमको पता है कि ड्रोसोफिला को इन्होंने यूज़ किया था अपने स्टडी के लिए, और इसके अंदर नियर अबाउट 500 टाइप के म्यूटेशन है। देखिए इस ड्रोसोफिला में 500 टाइप ऑफ म्यूटेशन, तो ये याद रखें। और इसके अंदर मेन जो कंसेप्ट है, देखिए जहाँ पर हम देखते हैं कि मेन कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये जो टर्म है, टर्म म्यूटेशन, ये सबसे पहले बोले थे इन्होंने, ह्यूगो डी वेराइस, इनका नाम आता है। म्यूटेशन आया तो इनका नाम आना ही है, ह्यूगो डी वेराइस, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक इसके ऊपर, ओइंथ्रा के ऊपर, और उसके बाद इन्होंने अपने कंसेप्ट बोले थे। तो ये याद रखने का, ओइंथ्रा लामर किया, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये भी याद रखने का है। एंड ही प्रपोज हिज म्यूटेशन थियरी, ही प्रपोज हिज म्यूटेशन थियरी, म्यूटेशन थ्योरी। तो इन्होंने अपनी म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज की थी, और कहाँ पर प्रपोज की थी? इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम भी था द म्यूटेशन थ्योरी। तो उसके अंदर ही प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी इन हिज बुक, उनके बुक का नाम क्या था? यही सेम, द म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। तो यहाँ तक ये याद रखने का। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? ही वर्क ऑन ओइंथ्रा लामर किया, जिसको कहा जाता है इन प्राइमरोस थेरा लामर कियाना, तो ये नाम रहेगा, जिसको कहा जाएगा इवनिंग प्राइमरोस, इवनिंग प्राइमरोस। आगे मैं वन बाय वन और ये भी दिखाऊंगा आपको टाइप्स और ये सब, तो यहाँ तक ये याद रखिए। उसके बाद देखिए
हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कि म्यूटेशन के टाइप्स कौन से हैं। ये अगर हम म्यूटेशन देखेंगे तो और इसका फर्दर हमको टाइप्स ये देखना है। वैसे तो मेनली यहाँ पर जो टाइप देखते हैं हम जीनोमिक, क्रोमोसोमल और उसके बाद जीन म्यूटेशन, ये 3 टाइप्स। पर स्टार्टिंग में अगर देखेंगे हम इस म्यूटेशन में तो देखिए इस म्यूटेशन में और जो जो टाइप्स हैं वो रहेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, या इसी को कहा जाता है नेचुरल, और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इसको हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब इंड्यूस से समझ में आता है यानी कि प्रोड्यूस करना, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को हम बोल सकते हैं कि नेचुरल म्यूटेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल म्यूटेशन। ये रहता है नेचुरल म्यूटेशन जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 × 10⁵। इनकी अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन कितनी होती है, तो ये अगर देखा जाए तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है नियर अबाउट 1 × 10⁵। ये रहेगा इनका म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी। इनको बैकग्राउंड म्यूटेशन भी कहा जाता है, दिस आर आल्सो कॉल्ड एज बैकग्राउंड म्यूटेशन। तो अब देखिए ये हो गया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। उसके बाद देखो अब ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन, जो म्यूटेशन कहाँ पर होगा, कौन सी सेल में होगा, उसके ऊपर उनके फर्दर 2 टाइप्स याद रखना है। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल जो म्यूटेशन रहेगा वहाँ पर और 2 फर्दर सब टाइप्स याद रखना है। एक रहेगा सोमैटिक, एक रहेगा जर्मानल, सोमैटिक म्यूटेशन, एंड अदर इज जर्मानल म्यूटेशन, जर्मानल म्यूटेशन। तो ये दोनों हमको पता है। देखो बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, वन इज सोमैटिक, सोमा मीन्स बॉडी, एंड अनदर इज जर्मानल, जर्मानल मतलब सेक्स सेल। तो ये जो जर्मानल सेल रहेंगे ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आगे जो इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो मतलब इनको क्या बोलेंगे हम, दिस डू नॉट हैव एनी जेनेटिक इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, जेनेटिक और इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। क्योंकि क्यों, ये जो वेरिएशन दिख रहा है, ये जो म्यूटेशन दिख रहा है हमको, ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है बॉडी सेल। देन जर्मानल सेल, तो ये जो म्यूटेशन होते हैं ये होते हैं हेरिटेबल, मीन्स दे कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। बिकॉज जर्मानल, जर्म वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मीनिंग क्या होगा, सेक्स सेल। तो इससे हमको याद रहता है। तो अब इसके अंदर भी 2 टाइप के देखिए, एक होता है हेरिटेबल, एक होता है ये जो हेरिटेबल है, इसके अंदर 2 टाइप है। ये तो हेरिटेबल रहेंगे ही, इसके अंदर एक रहेगा डोमिनेंट, एक रहेगा रेसेसिव। तो यहाँ पर 2 टाइप है, वो याद रखेंगे, वन इज डोमिनेंट, अदर इज रेसेसिव। तो जो डोमिनेंट है वो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होगा, दिस विल एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। वाइल इन केस ऑफ रेसेसिव, रेसेसिव देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है वो सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन रिमेन सप्रेस्ड इन केस ऑफ दिस रेसेसिव टाइप। तो ये हो गए म्यूटेशन। और थर्ड जो रहेगा यहाँ पर, अगर थर्ड जो देखेंगे हम, उसके अंदर आता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो यहाँ पर पहले ये दोनों याद रखने का कि स्पॉन्टेनियस कौन सा है, और उसके बाद स्पॉन्टेनियस को क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और फिर ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, वहाँ पर जो म्यूटेशन बोले हम वो 2 टाइप के, सोमैटिक एंड जर्मानल। तो ये दोनों याद रखने का। थर्ड टाइप अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये रहता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन। तो ये जो फॉरवर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन होता है, फॉरवर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये मोस्ट कॉमनेस्ट है। देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का म्यूटेशन अगर देखा जाएगा तो ये रहता है मोस्ट कॉमनेस्ट, सबसे ज़्यादा कॉमन। तो इसके अंदर चेंज क्या होगा, चेंज फ्रॉम नॉर्मल और वाइल्ड टाइप टू अ न्यू जीनोटाइप प्रोड्यूस होता है, जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड जीनोटाइप। दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, कोई नॉर्मल है या वाइल्ड टाइप का है। वाइल्ड टाइप मतलब अभी तक उसके अंदर नॉर्मल जीनोम में सब कुछ है, और एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर चेंज हुआ, मतलब इसी में ये जो देखिए यहाँ पर दिखा था, ये इंडिविजुअल है। अभी इसके अंदर नॉर्मल जीनोटाइप है, 46 क्रोमोसोम, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। पर इसके ऊपर क्या हुआ, म्यूटाजेनिक एजेंट फॉल हुए और उन्हें इसको अफेक्ट करके म्यूटेशन हुआ। तो अब ये जो क्रोमोसोम नंबर है, ये इधर 47 हो सकता है, 45 हो सकता है, मतलब नॉर्मल से चेंज होगा, मतलब अब नॉर्मल। तो ये जो म्यूटेशन है इसको कहा जाएगा फॉरवर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन। इसका मीनिंग क्या बोला मैं, कि जो नॉर्मल और वाइल्ड, नॉर्मल या वाइल्ड
टाइप टू नॉर्मल और वाइल्ड टाइप टू क्या होगा, न्यू जीनोटाइप जब डेवलप होगा, ये जो चेंज हो रहा है, चेंज फ्रॉम नॉर्मल वाइल्ड टाइप टू न्यू टाइप मतलब न्यू जीनोटाइप, तो इसको कहा जाएगा फॉरवर्ड म्यूटेशन। तो फिर बैकवर्ड म्यूटेशन किसको बोलते हैं, तो बैकवर्ड म्यूटेशन मतलब इसका थोड़ा अलग रहेगा। बैकवर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, जो बैकवर्ड म्यूटेशन है उसी को हम रेसेसिव म्यूटेशन बोल सकते हैं, या रिवर्स बोलेंगे, रेसेसिव नहीं, रिवर्स टाइप ऑफ म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलरेडी फॉरवर्ड म्यूटेशन हो चुका है, उसके अंदर वापस म्यूटेशन डेवलप होकर पहले के जैसा वो रिस्टोर होगा, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा बैकवर्ड टाइप। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनिज्म विच, जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑलरेडी फॉरवर्ड म्यूटेशन हो गया है, द ऑर्गेनिज्म विच ऑलरेडी अंडरगॉन फॉरवर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन, उसके अंदर ऑलरेडी फॉरवर्ड म्यूटेशन हो चुका है, फॉरवर्ड म्यूटेशन में अगेन डेवलप म्यूटेशन, जिसके अंदर वापस म्यूटेशन डेवलप हो रहा है, में अगेन डेवलप म्यूटेशन हुआ, विच रिस्टोर द ओरिजिनल वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, तो ये याद रखिए, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब इतना होने के बाद इसके अंदर और फर्दर टाइप बोले वाले म्यूटेशन से पहले ये याद रखिएगा, जो मैंने बोला पहले स्पॉन्टेनियस, नंबर 2 सोमैटिक और जर्मिनल, नंबर 3 यहाँ पर है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन। उसके बाद मेन जो म्यूटेशन देख रहे हो उसका देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड, ये देखिए मेन टाइप ऑफ म्यूटेशन में अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पर 3 दिखेंगे। फर्स्ट इज जीनोमिक म्यूटेशन, सेकंड रहेगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और थर्ड रहेगा जीन म्यूटेशन। तो ये 1 बाय 1 हमको ये देखने का, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जीनोमिक म्यूटेशन, ये हो गए टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे जीनोमिक म्यूटेशन, देखिए उसके लिए यहाँ पर पहले बोल देता हूँ, तो ये याद रखिए, जो जीनोमिक म्यूटेशन, देखिए यहाँ पर पहले इसको रब कर लूँगा तो इजी समझ में आ जाएगा जल्दी। देखिए हाँ, हम अब यहाँ पर देख रहे हैं जीनोमिक म्यूटेशन फर्स्ट केस, जो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में देखेंगे हम यहाँ पर, इसलिए एक बार हेडिंग लिख लेता हूँ तो आपको समझने को इजी जाएगा। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, इसके पहले हमने क्या देखे, एक बार माइंड में रिकॉल कीजिए, स्पॉन्टेनियस, उसके बाद देखे तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सोमैटिक और जर्मिनल, उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो अब देखिए यहाँ पर मेन क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जीनोमिक म्यूटेशन। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जीनोमिक म्यूटेशन को बोलते हैं ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में चेंज आने की वजह से होगा। तो ये, तो अब देखिए इसके लिए क्या होता है, जब क्रोमोसोम के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहाँ पर 2 टाइप का चेंजेस होते हैं। जो नॉर्मल हमारे अंदर, देखो हमको पता है कि एक ह्यूमन बींग के लिए, एज फार एज ह्यूमन बींग इज कंसर्न, तो हमको पता है ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्रोमोसोम है नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। जब इसका मियोसिस होगा तो हमको पता है हैप्लॉइड होता है, मतलब हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं 23 पेयर, मतलब 23 पेयर में एक पेयर, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो ये सब। पर जब ये जो नॉर्मल प्लॉइडी लेवल है क्रोमोसोम की, अगर ये बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसके ऊपर भी चेंजेस आ सकते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो वो चेंजेस रहेंगे 2 टाइप के, मतलब यहाँ पर जो जीनोमिक म्यूटेशन देख रहे हैं, देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये जो जीनोमिक टाइप ऑफ म्यूटेशन है, अब इसके अंदर देखो 2 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। एक रहता है अनयूप्लॉइडी, एक रहेगा अनयूप्लॉइडी। अन का मतलब होता है एब्सेंट, ईयू का मतलब होता है ट्रू, और प्लॉइडी का मीनिंग होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम जो नॉर्मल है। तो एक रहेगा अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी में क्या होता है, इधर इंक्रीज तो भी होगा या डिक्रीज तो भी होगा, 1 और 2 क्रोमोसोम
ओवर नॉर्मल डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाई है नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग में। अब देखो इसके अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ गया या दो क्रोमोसोम बढ़ गए या एक क्रोमोसोम, ये देखो बढ़ गया मतलब मैं प्लस से इंडिकेट करूंगा, और सपोज अगर कम हुआ है, वन क्रोमोसोम कम हो रहा है या टू क्रोमोसोम कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम ये कम हो गया। तो मतलब इधर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसको कहा जाएगा अनयूप्लॉइड। मतलब मैं इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन, इंक्रीज के लिए मैं ये एरो दिखा रहा हूँ आपको वर्टिकली अपवर्ड, या ऐसा लिख भी सकते हैं ड्यू टू अनयूप्लॉइड इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज, increase or decrease of one or two chromosome over normal 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये जो नॉर्मल जो दिख रहा है हमको तो इसके ऊपर ओवर 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये याद रखने का। अब इसके अंदर देखो और दो कंडीशन पॉसिबल है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज बोल रहे हम। इंक्रीज मतलब क्या होगा हाइपर पॉलीप्लॉइडी, और डिक्रीज मतलब हाइपोपॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर ये दो टाइप आएंगे। ये जीनोमिक में मैं ये फर्स्ट टाइप दिखा रहा हूँ अनयूप्लॉइडी, और दूसरा अगर यहाँ पर टाइप देखेंगे तो एक टाइप आता है यहाँ पर यूपॉलीप्लॉइडी, ये नंबर 2 यहाँ पर याद रखिए यूप्लॉइडी। तो अब ये जो दिखाना मैं थोड़ा नीचे दिखाऊंगा क्योंकि आपको फिर समझ में आने, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए। तो देखिए यूज इरेजर, अब ये जो अनयूप्लॉइडी बोल रहा हूँ तो मैं इसके अंदर टाइप बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर टाइप याद रखिए, एक रहेगा हाइपरप्लॉइड, हाइपर मतलब समझ में आएगा ज़्यादा होगा, और एक रहेगा हाइपोप्लॉइडी। तो ये दोनों, ये इसके टाइप है, किसके, अनयूप्लॉइडी के। तो ये दोनों देखिए। तो अब हाइपरप्लॉइडी में क्या होगा कि ये जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है 2n, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, और इधर हाइपोपॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कम हो जाएगा। मतलब ऐसा 2n-1 हो सकता है, या 2n-1 और 1 ऐसे हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन पॉसिबल है। तो कौन कौन से कंडीशन पॉसिबल है देखिए, यहाँ पर अगर ये कंडीशन अगर मैं लिख रहा हूँ ट्राइसोमी, तो ट्राइसोमी में क्या होगा, ये जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, ये देखिए 2n है मतलब डिप्लॉइड में और एक बढ़ गया, तो ये होगा ट्रिप्लॉइड, ट्राइसोमी कंडीशन आती है यहाँ पर। ट्रिप्लॉइड ने ट्राइसोमी कंडीशन बोलेंगे, मतलब जो ट्राइसोमी मतलब समझ में आता है। इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, मंगोलियन सिंड्रोम बोलते हैं वहाँ पर, तो आगे मैं समझाऊंगा वो। ये है ट्राइसोमी। उसके बाद देखिए और एक कंडीशन पॉसिबल है जिसको कहा जाता है डबल ट्राइसोमी। अब डबल ट्राइसोमी में क्या होगा, ये 2n+1+1, ये ऐसी कंडीशन जो ऊपर दिखा रहा हूँ मैं +1, तो इसको कहा जाएगा डबल ट्राइसोमी। तो फिर टेट्रासोमी किसको बोलेंगे, टेट्रा मीन्स 4, सोमी मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर 2n+1 मतलब ट्राई हो रहा है ट्राइसोमी, तो यहाँ पर 2n+2 अगर करूँगा मैं तो ये क्या हो जाएगा टेट्रासोमी। ये चार्ट याद रखना है इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब देखिए ये डबल ट्राइसोमी था, तो वैसे अगर मैं डबल टेट्रासोमी बोलूँ तो क्या होगा, डबल टेट्रासोमी, तो समझ में आ जाएगा 2n+2+2। तो ये याद रखिए, ये है हाइपरप्लॉइड। हाइपर मतलब क्या, जहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए 1 या 2, तो वो रहेगा हाइपरप्लॉइड। अब यहाँ पर हाइपोप्लॉइड है मतलब क्या होगा, यहाँ पर कम, तो यहाँ पर देखिए मोनोसोमी अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर होगा क्रोमोसोम डिक्रीज, ये देखिए एक डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि डबल मोनोसोमी, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए यहाँ पर, डबल मोनोसोमी मतलब डिप्लॉइड -1, तो इसको बोलेंगे डिप्लॉइड मोनोसोमी। और नलीसोमी अगर बोल रहा हूँ तो मैं, नल का मीनिंग हमको पता है, नल मतलब न्यूट्रल, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा नलीसोमी, तो इसका मीनिंग क्या होता है 2n-2। तो ये याद रखिए इसके अंदर, ओके, ये इसके अंदर ये चार्ट। अब देखिए यहाँ पर है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होगा कि चेंज इन अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ बेसिक सेट और इट ऑकर्स ड्यू टू द वेरिएशन इन वन और मोर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी बोला मैंने आपको कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर
जो बेसिक सेट है वहाँ पर चेंज हो जा रहा है। तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप रहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर याद रखिए कि चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बेसिक सेट, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल सेट, जो उसका नॉर्मल या बेसिक सेट है, इन अ बेसिक सेट। बेसिक सेट हमको पता है क्या, तो ये देखिए, तो इसके अंदर भी टाइप रहेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टाइप है, तो देखिए एक रहता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, 3 टाइप रहेंगे, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एक रहेगा अलो पॉलीप्लॉइडी और एक रहेगा ऑटो अलोप्लॉइडी। तो ये तीनों याद रखिए, ऑटो, नंबर 2 है अलो पॉलीप्लॉइडी, अलो पॉलीप्लॉइडी, और थर्ड रहेगा ऑटो अलोप्लॉइडी, ऑटो अलो पॉलीप्लॉइडी। तो ये तीनों याद रखेंगे। अब देखिए ये जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी दिख रहा है यहाँ पर क्या रहेगा कि ये ऐसे, ये नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर एक बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस विल बी ऑटो ट्रिप्लॉइड। अगर मैं यहाँ पर ये ऐसा करूँगा, ये ए इसके अंदर, और अगर ये 2 सेट बढ़ रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, ऑटो टेट्राप्लॉइड। अगर और एक बढ़ा दूंगा, इस 4 में 1 और ए बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा, ये ऑटो पेंटाप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, पेंटा का मीनिंग होता का 5। तो ये समझ में आ गया। पर यहाँ पर देखो ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम सेम टाइप के, तो इसलिए इसको बोला है ऑटो, मतलब सेल्फ, और सेम भी दिख रहे हैं यहाँ पर। अलोप्लॉइड में क्या होगा, ये ऐसा होगा ए बी बी, तो यहाँ पर देखो डिफरेंट है सेट ये। और ऑटो अलो मतलब क्या, 2 सेम, मतलब ये तीनों सेम और ये तीनों डिफरेंट, तो यहाँ पर ऑटो भी है और अलो भी है। तो इसके एग्जाम्पल देखे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा, तो ये देखिए अनयूप्लॉइड बोले, तो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तो इंक्रीज तो भी होता है या तो डिक्रीज तो भी होता है। क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इधर 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, तो ये होगा। अगर बढ़ गया तो हाइपर पॉलीप्लॉइडी, कम हुआ तो हाइपो पॉलीप्लॉइडी। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बोले ये। और यूप्लॉइडी के अंदर मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाना। जैसे ये डिप्लॉइड है, इसके अंदर और एक सेट बढ़ गया ट्रिप्लॉइड, और एक बढ़ गया टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, सो ऑन, टेट्राप्लॉइड। तो वैसे उसके एग्जाम्पल है, तो आप ये रीड कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ अनयूप्लॉइडी, अगर उसके अंदर देखें तो ये एग्जाम्पल आता है, मतलब ट्राइसोम में जो देख रहे हैं हम 2n+1, तो उसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा आता है, उसके अंदर हम देखते हैं मंगोलियन सिंड्रोम। तो 2n+1 में क्या हो रहा है कि 1 क्रोमोसोम इन ट्रिप्लिकेट एंड नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइसोमिक इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू द इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ट्राइसोमिक वेयर फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय द ब्लैकसिल नाम के साइंटिस्ट थे इन जिम्सोन नीड, मतलब दतुरा जो है उसके अंदर। तो देखिए ये टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम मतलब क्या होता है, 45 क्रोमोसोम रहेंगे इंस्टेड ऑफ 46, मतलब नॉर्मल 46 रहना चाहिए फीमेल के अंदर। XX है, सपोज एक क्रोमोसोम नहीं रहेगा तो ये X0, 46 की जगह 45 हो गया। तो ये क्लाइनोफिल्टर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 47 होगा, 46 की जगह 47। फिर बाद में XXX सिंड्रोम, फिर XXY सिंड्रोम, ये समझ में आता है। और ये 6 क्रोमोसोम पे अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये वर्ड याद रखिए, 6 क्रोमोसोम बोला यहाँ पर। और ये है ऑटोसोम, मतलब जो बॉडी के कैरेक्टर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर याद रखिए ट्राइसोमिया 13 क्रोमोसोम, मतलब अगर हम, ये एक सेल है, हमको पता है कि इसके अंदर हम जब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये पेयर है, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये तीसरा पेयर, अप टू यहाँ पर सपोज ये 23 पेयर है। तो 13 क्रोमोसोम मतलब क्या, सपोज यहाँ पर 13 नंबर का क्रोमोसोम है, सपोज ये 13 नंबर का क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर और एक क्रोमोसोम अगर बढ़ गया तो उस पर्सन को ये सिंड्रोम होगा, पटाउ सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड एज सिंड्रोम, ये याद रखिए, ग्रुप ऑफ सिंड्रोम जैसा एड्स में होता है। ट्राइसोमी 18 नंबर के क्रोमोसोम पे बढ़ने की वजह से होगा। ट्राइसोमी मतलब समझ में आ रहा है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। पर ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड है ई 18, तो 18 का भी स्पेलिंग ई 18 से ई से स्टार्ट होता है, तो याद हो जाएगा।
उसके बाद डाउन सिंड्रोम, ये होगा 21st क्रोमोसोम के ऊपर। उसके बाद ऑटो पॉलीप्लॉइडी और अलोप्लॉइडी यहाँ पर दिया है, तो ये आप रीड कर सकते हैं। तो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड होते हैं मोर देन ट्वाइस, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एग्जाम्पल मैंने बोल चुका हूँ। तो ये सीडलेस रहेंगे पर जाइजेंटिज्म दिखाते हैं, मतलब लार्ज साइज, या जिसको कहा जाता है जिक्यास इफेक्ट, बट आर ऑड नंबर सो कैन ओनली बी प्रोपागेटेड वैराइटीज, जैसे बनाना पाइनएप्पल देखते हैं। तो नेचुरली ये देखो, जब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है फ्रूट में तो उनकी साइज भी बढ़ सकती है। जैसे हमको पता है मैंगो देन हापुस आंबा रहता है, तो साइज बढ़ जाएगी क्रोमोसोम अगर बढ़ाए तो नेचुरली ऑकरिंग ऑटो ट्रिप्लॉइड जो पता है वो है बनाना, ग्रेप, शुगर बीट, टोमेटो, वाटरमेलन, एंड सिमिलरली ऑटो टेट्राप्लॉइड, ये टेट्रा मतलब 4, ट्रिप्लॉइड मतलब 3, तो ये रहेंगे एप्पल, बारसिम, कॉर्न। तो ये एग्जाम्पल याद रखिए। ऑटो पॉलीप्लॉइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय ट्रीटिंग द सीड्स एंड सीडलिंग्स विद द हेल्प ऑफ कोलकिसिन। कोलकिसिन क्या है, इसको बोला जाता है माइटोटिक पॉइजन, माइटोटिक पॉइजन। तो ये डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए यूज करते हैं, और ये कोलकिसिन मिलता है हमको इस प्लांट से, कोलकिकम ऑटोनाली। उसके बाद अलो पॉलीप्लॉइड बहुत बड़ा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या किया। अलो का मतलब भी समझ में आ रहा है, देखो दो डिफरेंट, तो यहाँ पर देखिए 2n इक्वल टू 18 है, यहाँ पर 2n इक्वल टू 18 है, 9 बैलोन 9 बैलोन। तो इनके ऊपर कोलकिसिन यूज करके हम क्रोमोसोम का लेवल बढ़ा रहे हैं। यहाँ के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखिए, तो ये एग्जाम्पल आप रीड कीजिए, इसलिए मैंने ये स्लाइड इसके अंदर ऐड की थी। अब देखिए नंबर 2 रहेगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब क्या हो रहा है, अब म्यूटेशन हो रहा है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर क्या देखेंगे, क्रोमोसोम म्यूटेशन मतलब चेंज इन नंबर और अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम। तो ये अगर अफेक्ट हो रही तो इसको कहा जाएगा क्रोमोसोमल अबर्शन। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं इसको, क्या बोले हम, चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट, या तो अरेंजमेंट हो सकता है, एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब क्रोमोसोम की पोजीशन चेंज हो सकती है, जीन्स का भी पोजीशन इन द क्रोमोसोम चेंज हो सकता है, तो उसके वजह से ये म्यूटेशन अराइज होता है इन द क्रोमोसोम। तो इसको कहा जाएगा क्रोमोसोम म्यूटेशन, या इसको हम क्रोमोसोमल अबर्शन भी कहते हैं। क्रोमोसोम अबर्शन, अबर्शन मतलब फॉल्टी एक्सप्रेशन होना। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अगर हम टाइप देखेंगे तो सबसे पहले आता है, दो टाइप इसके अंदर मेन है। एक रहेगा, यहाँ पर पहले शॉर्ट में लिखता हूँ मतलब समझ जाएगा, उसके बाद फिर आगे और का बोलता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम म्यूटेशन मतलब ये जो क्रोमोसोम हमको दिखाई दे रहा है, ये जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। तो सपोज इस क्रोमोसोम का ये पार्ट निकल गया, इस क्रोमोसोम में कुछ फॉल्ट आ गया, तो भी ये म्यूटेशन जो होगा उसको कहा जाएगा क्रोमोसोम म्यूटेशन। या तो इसके अंदर के जीन जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, स्विच हो रहा है, ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो भी ये जो म्यूटेशन रहेगा उसको क्रोमोसोम म्यूटेशन कहा जाता है, मतलब जीन की भी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। तो अब ये जो म्यूटेशन है ये रहेगा टू टाइप का, एक रहता है इंट्रा क्रोमोसोमल और दूसरा रहेगा इंटर क्रोमोसोमल। इंटर क्रोमोसोमल, दोनों वर्ड में डिफरेंस देखिए। इंट्रा मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन मतलब ये एक क्रोमोसोम है, जैसे देखो हमने बोला था कि सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम। अब ये पेयर में, पर सपोज एक ही क्रोमोसोम में कुछ फॉल्ट आ रहा है यहाँ पर एक क्रोमोसोम में, तो उसको कहा जाएगा इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब जिसके अंदर ओनली सिंगल क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्टी वर्क हो रहा है, फॉल्टी वर्क एक्सप्रेस हो रहा है, पार्ट डैमेज हो रहा है इस क्रोमोसोम का, तो इसको कहा जाएगा इंट्रा क्रोमोसोमल। बट इंट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्या, इसका भी पार्ट डैमेज हो रहा है, इसका भी पार्ट डैमेज हो रहा है, और एक दूसरे का कुछ इंटरेक्शन है यहाँ पर, तो ये रहेगा इंटर क्रोमोसोमल। तो ये रहेगा इंटर क्रोमोसोमल, ये याद रखिए। अब देखिए इसके अंदर का बोलता हूँ कि क्या रहेगा, intrachromosomal and interchromosomal, these are the two types of chromosomal mutation। तो इसके अंदर वन बाय वन हमको देखने का, आगे स्लाइड दिए,
तो उसके अंदर और मैंने डायग्राम ऐड किए जिससे आपको और इजी जाएगा समझने में। तो अब देखिए यहाँ पर फिर पहले रहेगा इंट्रा क्रोमोसोमल इन अबर्शन, इंट्रा क्रोमोसोमल अबर्शन। तो अब देखिए इंट्रा क्रोमोसोमल अबर्शन मतलब मैंने अभी बोला आपको कि वाई दिस इज कॉजिंग, बिकॉज द कॉजिटिव थिंग इज चेंज इन सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम में जब चेंज हो रहा है तब उसको कहा जाता है इंट्रा क्रोमोसोमल अबर्शन। और ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू डिफिशियंसी, जो लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल ब्रेक इन द क्रोमोसोम। तो इसकी वजह से ये होता है, मतलब एक क्रोमोसोम है यहाँ पर, इसका सपोज ये पार्ट ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर अगर ब्रेक हो रहा है तो इसके अंदर ये फॉल्ट आ जाएगा, डिलीशन होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों वर्ड याद रखिए, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी में मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल ब्रेक इन द क्रोमोसोम, तो ये होगा डिफिशियंसी। और क्या हो रहा है यहाँ पर? डिलीशन। डिलीशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर कि लॉस ऑफ इंटरकैलेज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस्ड बाय डबल ब्रेक इन द क्रोमोसोम फॉलोड बाय द यूनियन ऑफ रिमेनिंग पार्ट। मतलब देखिए यहाँ पर ये पार्ट ब्रेक हो रहा है, निकल गया, फिर निकल के आके उल्टा होकर लग गया। यहाँ पर एडिशन डिलीशन ऐसे पार्ट हो सकते हैं। आगे जो डायग्राम है उसके अंदर ही समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है क्राइडो चार्ट, थोड़ा आगे दिखा देता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए हमको होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस पार्ट पता है, देखिए क्रोमोसोम के। अब देखिए क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी क्यों आ रही है? ट्रांसलोकेशन। अब देखिए यहाँ पर ये पेयर में क्रोमोसोम, ये पेयर में, इसका पार्ट कट होके इधर लग गया, मतलब देखिए ट्रांसलोकेशन हो गया। यहाँ पर ये पूरा, ये जो कलर दिख रहा है आपको, यही कलर यहाँ पर रहना चाहिए था, और ये जो रेड है यहाँ पर पूरा रेड रहना चाहिए था, पर इधर का पार्ट यहाँ पर अटैच हुआ, इधर का पार्ट इधर अटैच हुआ। मतलब जो क्रोमोसोम का पार्ट था उन्होंने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन। तो डिफरेंस दोनों में याद रखिए कि इंट्रा क्रोमोसोमल अबर्शन के अंदर क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस होंगे, और इंटर क्रोमोसोमल अबर्शन के अंदर डुप्लीकेशन होगा, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच होगा टू इट्स नॉर्मल होमोलॉगस क्रोमोसोम आफ्टर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम रिमेन फ्री इन द न्यूक्लियस। तो डबलिंग होगा वहां पर। तो ये दोनों याद रखिए। यहाँ पर पहले लिखता हूँ, मतलब आगे का देख सकते हो। ये होगा, इसका एग्जाम्पल है क्राइडो चार्ट सिंड्रोम। क्राइडो चार्ट सिंड्रोम क्या बोल रहा हूँ देखो, इंट्रा क्रोमोसोमल मतलब चेंजेस इन द सिंगल क्रोमोसोम। वहां पर क्या होगा, इस क्रोमोसोम के अंदर ब्रेक होगा, सिंगल या डबल ब्रेक हो सकता है, ये पार्ट निकल जाएगा, इसकी जगह दूसरा पार्ट ऐड हो सकता है, या तो ये जो पार्ट ये निकल के उधर न्यूक्लियस में भी रह सकता है। तो इसको जो नॉर्मली फंक्शन करना था क्रोमोसोम को, वो फंक्शन उसका अफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर देखें तो एक रहता है क्राइडो चार्ट सिंड्रोम, ये याद रखिए। यहाँ पर और लिखता हूँ, क्राइडो चार्ट, CHT, क्राइडो चार्ट सिंड्रोम, या इसको कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि जो इस इंडिविजुअल के अंदर वॉइस जो आएगा वो कैट के जैसा रहता है। कैट क्राई सिंड्रोम भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है देखो, यहाँ पर क्या होता है, डिलीशन ऑफ शॉर्ट, यहाँ पर क्या होगा, डिलीशन होगा किसका, क्रोमोसोम का, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। फिफ्थ क्रोमोसोम, तो अब मैंने बोला है कि आपको डिप्लॉयड सेल के अंदर ये क्रोमोसोम रहता है, तो सपोज फिफ्थ नंबर का क्रोमोसोम है, वहाँ का एक पार्ट अगर डिलीट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, कैट क्राई सिंड्रोम होगा। तो ऐसा सिंड्रोम होने के बाद क्या होता है, तो वैसे इंडिविजुअल में होगा माइक्रोसिफेलिया। माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा, और सिफेलो का मीनिंग होता है हेड, और एनसेफेलॉन का मीनिंग होता है ब्रेन, ये याद रखिए। माइक्रोसिफेलिया मतलब स्मॉल हेड, तो स्मॉल हेड दिखेगा वहाँ पर। उसके बाद और क्या दिख सकता है उसके अंदर, सेपरेशन बिटवीन टू आइज, जो आइज दिख रहा है, सपोज ये दो आइज है, इसके अंदर का एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, मीन्स इंक्रीज्ड डिस्टेंस बिटवीन टू आइज, तो ये होता है। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो उसका वॉइस एक पिक्यूलर वॉइस आता है, पिक्यूलर टाइप ऑफ वॉइस, पिक्यूलर टाइप ऑफ वॉइस, मतलब जब बोलने भी जाएगा तब क्या होगा, ऐसे कैट के जैसा वॉइस आएगा उसका, कैट के जैसा, इसलिए इसको कैट क्राई सिंड्रोम बोला गया। तो ये याद रखिए। इसका दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए किसका, इंट्रा क्रोमोसोमल अबर्शन का, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है नॉच्ड विंग
margin in Drosophila. Notch wing margin in Drosophila. ये एग्जाम्पल याद रखें, क्या क्या बोला आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए. ड्रोसोफिला फाउंड बाय डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम जब डिलीट हो जाता है तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा. तो फाउंड बाय द डिलीशन ऑफ अ सेगमेंट. अब ये सेगमेंट क्या रहता है, ये मैंने आपको बोला है, अ सेगमेंट इन एक्स क्रोमोसोम. क्योंकि कल हमारा कुछ पार्ट हो चुका था जिसके अंदर मैंने आपको क्रोमोसोम बताया था, उसके अंदर आर्म्स क्या रहते हैं, बैंड कौन से रहते हैं, कुछ नहीं, तो ये बताया था मैंने आपको. तो यहाँ पर इतना याद रखिए. उसके बाद देखिए इसके अंदर और क्या हो सकता है, तो वो बोलता हूँ. देखिए इसी के अंदर ये जो इंट्राक्रोमोसोमल अबर्शन दिखा रहा था उसी के अंदर का आगे का पार्ट बोलो. इसके अंदर और क्या हो सकता है, देखिए इन्वर्शन होता है इनके अंदर. इन्वर्शन आगे इसकी डायग्राम है वहां पर और दिखाऊंगा. इन्वर्शन का मीनिंग क्या होता है कि ब्रेकिंग क्रोमोसोम जो है, देखिए ये ऐसा क्रोमोसोम, इसका ये पार्ट सपोज ब्रेक हो गया. ब्रेक होने के बाद ये पार्ट यहाँ पर आया. सपोज ये पार्ट ऐसा था, ये ऐसा, यहाँ पर एक मार्क किया सपोज मैंने, ये एक मार्क. अब ये क्या हो गया, 180 डिग्री को रोटेट हुआ, रोटेट होकर वापस यहाँ पर अटैच हो गया, तो इसको कहा जाएगा इन्वर्शन. मीन्स ब्रेकिंग रोटेशन थ्रू 180 डिग्री एंड रीयूनियन ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच इज सेपरेटेड, रीअटैच इन अ रिवर्स पोजिशन टू द सेम क्रोमोसोम, तो इसको कहा जाएगा इन्वर्शन. और ये इन्वर्शन रहेगा दो टाइप का, एक रहेगा पैरासेंट्रिक मीन्स विदाउट सेंट्रियोल. एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो मैं आपको, यहाँ पर दिख रहा है इन्वर्शन आपको, ये देखिए इन्वर्शन दिखाई दे रहा है आपको. मतलब देखिए इस पार्ट का जो क्रोमोसोम था ना, इतना पार्ट सपोज ब्रेक होकर गया, ये 180 डिग्री को रोटेट हुआ, वापस आकर यहाँ पर लग गया, तो उल्टा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए सिंपली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बोला, इस पर्सन को दो ले गए, यहाँ पर हमको पता है और यहाँ पर पता है क्या पार्ट है. सपोज इसका ये बोन निकल गया और इसको उल्टा करके यहाँ पर बिठा दिया, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है इन्वर्शन. मतलब कोई भी पार्ट ब्रेक हो जाना, एक पर्टिकुलर पार्ट में आना, 180 डिग्री को मूव होकर वापस वहाँ पर लगना, तो ये होता है इन्वर्शन. तो ऐसा कहाँ पर हो रहा, इस इंट्रा क्रोमोसोमल अबर्शन में. तो ऐसे, और ये दो टाइप का रहता है, एक रहता है पैरासेंट्रिक, एक रहता है, एक पैरासेंट्रिक रहेगा जहाँ पर सेंट्रियोल अब्सेंट रहेगा, तो उसको कहा जाएगा पैरासेंट्रिक, और एक रहेगा पेरिसेंट्रिक. दो अलग अलग टाइप है. तो यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये समझ में आ जाएगा. ये देखिए यहाँ पर इन्वर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए ये नॉर्मल क्रोमोसोम है. ये जो सब दिख रहा है आपको, ये दीस आर नॉर्मल क्रोमोसोम, ये सब नॉर्मल है. इन्वर्शन हुआ था यहाँ पर क्या है, देखिए A B C D E और इधर F है. तो अब देखिए इन्वर्शन हुआ तो मतलब क्या हो गया, अब इस A के बाद B आना था, यहाँ पर क्या आ गया, E आ गया. C के बाद D आना था, वहाँ पर B आ गया, तो इसको कहा जाएगा इन्वर्शन. तो ये याद रखना वहाँ पर. और इंटर क्रोमोसोमल अबर्शन क्या होते हैं, वहाँ पर होगा डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन मतलब ये जो डुप्लीकेशन हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये याद रखें. दिस इज इन इंटर क्रोमोसोमल अबर्शन. ये दोनों याद रखें, इंट्रा क्रोमोसोमल क्या है और इंटर क्रोमोसोमल क्या है, तो ये दोनों याद रखें. ये है इंटर क्रोमोसोमल अबर्शन. और ये जो इन्वर्शन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, इंट्रा क्रोमोसोमल अबर्शन. तो ये दोनों याद रखिए. इंट्रा मतलब इन सिंगल क्रोमोसोम, और ये इंटर मतलब इन बिटवीन टू क्रोमोसोम, इन बिटवीन टू क्रोमोसोम. तो ये याद रखिए. डिलीशन मतलब देखिए एक पर्टिकुलर पार्ट डिलीट होना. यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम, ये जो सब दिख रहा है ना, मैंने आपको अभी बोला है, ये जो पूरे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, या तो मार्कर से दिखाता हूँ मैं, यानी कि आपको इजी जाएगा समझने के लिए, हाईलाइटर. ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये और ये, दीज आर नॉर्मल क्रोमोसोम. ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है. इन नॉर्मल क्रोमोसोम में देखो यहाँ का ये जो बी है, ये जो बी पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बी पार्ट जब डिलीट हो जाएगा, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये बी पार्ट, बी सेगमेंट जो है वो निकल गया, तो इसको कहा जाएगा डिलीशन. दूसरा ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्या हुआ, डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन मतलब देखिए यहाँ पर ये जो बी क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये डबल हो गया, तो इसको कहा जाएगा डुप्लीकेशन, जो होगा इंटर क्रोमोसोमल अबर्शन में.
इंट्राक्रोमोसोमल में हुआ इन्वर्जन, मतलब क्रोमोसोम का कोई भी एक पार्ट सेगमेंट ब्रेक होकर जाएगा, 180 डिग्री को मूव होगा, वापस आकर वहां पर अटैच होगा, तो उसको कहा जाएगा इन्वर्जन। मतलब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि बी की जगह यहाँ पर क्या अटैच हुआ है, ई, तो दिस इज इन्वर्जन। और ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब प्लेस चेंज करना। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ ये है, और नीचे ये नॉर्मल दूसरा क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट को अगर एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो वैसा आएगा। मतलब देखिए इस ए बी सी के बाद डी ई एफ है, तो उसकी जगह यहाँ पर क्या आ गया, जे के एफ, तो ये ऐसा होगा। ये देखिए ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, ये वापस आप स्टडी कर सकते हैं डिलीशन क्या है, वाइल्ड टाइप ऑफ सीक्वेंस, फिर इन्वर्जन क्या होगा अभी मैंने बोला, डुप्लीकेशन भी हमारा हो गया, गेन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मिसिंग मतलब ब्रेकिंग होकर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस हो गया है, तो वैसा होता है। इंटर क्रोमोसोमल जो अबर्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन, तो वहां पर क्या हो रहा था, ये जो मैंने आपको बोला है इंटर क्रोमोसोमल, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए तो इंटर क्रोमोसोमल में मैंने बोला कि आपको वहां पर क्या होगा कि हैविंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, उस फेनोमेनन में क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट अटैच होगा टू इट्स नॉर्मल होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन सा, ये मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है दो क्रोमोसोम के, ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड, इनके लिए ये हो गया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब समझ में आ रहा है कौन सा पार्ट रहेगा, और होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब कौन सा पार्ट है, यहाँ पर दिए वाला है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम ऐड किया यहाँ पर। होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस पार्ट क्यों होगा, तो ये जो मैंने आपको बोला ना अभी, इंटर क्रोमोसोमल एबर्शन, ये जो बोल रहा था मैं, कहाँ पर बोल रहा था, हम तीन टाइप के म्यूटेशन देख रहे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट जो देख रहे थे हम, वो हमारा हो गया, जहाँ पर हमने देखा था जीनोमिक म्यूटेशन। नंबर टू जो देख रहे थे ना, क्रोमोसोम म्यूटेशन, उसके अंदर दो टाइप देखे, इंटर और इंट्रा, तो उसके अंदर का बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो इंटर क्रोमोसोमल अबर्शन है, इस फेनोमेनन में क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट अटैच टू इट्स नॉर्मल homologous chromosome, and a fragment of chromosome after separation may remain in the nucleus and cannot survive with the other unbroken homologous chromosome, and this doubling or repetition of chromosome segment is called as duplication। मतलब देखिए ये होमोलॉगस पार्ट समझ में आ रहा है, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है, सपोज इसका इतना पार्ट ब्रेक हो गया इस क्रोमोसोम का, और ये यहाँ पर आ गया न्यूक्लियस में। अब ये दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ, मतलब इस क्रोमोसोम का ये पार्ट था ना, तो ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ सर्वाइव नहीं हो सकता, तो ये न्यूक्लियस में ऐसा रहेगा, और ये जो क्रोमोसोम रहेगा वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। तो ये जो डबलिंग हो रहा है क्रोमोसोम का, इसको कहा जाएगा डुप्लीकेशन। ये सबसे पहले जो डुप्लीकेशन था, अभी मैंने पीछे दिखाया भी आपको, तो ये जो डुप्लीकेशन था ये डिस्कवर किया है, दो साइंटिस्ट का यहाँ पर नाम आता है, तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, वो थे मॉर्गन एंड स्टुअर्ट। इन्होंने डिस्कवर किया था ड्रोसोफिला में, तो ये ऐसा होगा। तो वहां पर क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ बार आई म्यूटेंट इन द ड्रोसोफिला, ये याद रखिए। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, इसके अंदर ये दो फेनोमेनन याद रखिए, किसमें, इंटर क्रोमोसोमल अबर्शन में, एक है डुप्लीकेशन और दूसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, देखिए ट्रांसलोकेशन क्या होता है, आगे और वैसे डायग्राम है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पर देखो मैंने दिखा आपको नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम आर एक्सचेंज, एंड इसको ट्रांसपोजिशन भी बोल सकते हैं, मतलब व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज इंसर्टेड इनटू अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ट्रांसलोकेशन अल्टर द जेनेटिक मैप, मीन्स इफ द टू जीन्स इन द वन क्रोमोसोम are normally linked, and when one gene translocate to the new chromosome, the two genes will no longer be linked but will show the independent assortment during the gamete formation। तो ट्रांसलोकेशन में समटाइम क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एन एंटायर क्रोमोसोम आर्म होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको रॉबर्ट सोमियन चेंजेस भी बोल सकते हैं। तो ये है उसका एग्जाम्पल, देखा जाए देखो एक एग्जाम्पल इसके अंदर आता है CML, ये एग्जाम्पल इसके अंदर आता है इंटर क्रोमोसोमल अबर्शन में। CML मतलब क्या होता है, ये क्रोनिक बोलेंगे इसको, क्रोमिक बोले तो अलग हो जाता है, क्रोनिक मिलोजिनस ल्यूकेमिया,
ल्यूकेमिया मतलब समझ में आ गया ये कौन सा कैंसर है। तो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट ऑफ लॉन्ग क्रोमोसोम, अब जो 22 नंबर का क्रोमोसोम है उसके वजह से होगा, तो पार्ट ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 22, दैट इज फिडेल्फिया क्रोमोसोम बोलेंगे, तो ये चेंज होगा टू अ 9 क्रोमोसोम, तो ऐसा होता है, तो ये याद रखिए। ये मैं बोल चुका आपको। यहाँ पर देखिए पैरासेंट्रिक, और मैंने दो टाइप का बोला था आपको, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर ये सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या हो गया देखिए, 2 के बाद का ये जो पार्ट है देखिए, ये सेगमेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट निकल गया। और निकलने के बाद देखो ये पार्ट ऐसा ना, ये पार्ट ऐसा रोटेट हो गया, 180 डिग्री रोटेट होना मतलब समझ में आ गया, ये जो पार्ट था ये पूरी तरह से रिवर्स होकर यहाँ पर अटैच हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर सेंट्रियोल की पोजीशन चेंज हो गई, सेंट्रियोल यहाँ पर था अब इधर आ गया, तो ये ऐसा रहेगा। और इधर देखिए सेंट्रियोल की पोजीशन रिमेन सेम है, तो ये बोल रहा हूँ मैं कि कहाँ पर देखो एक प्लेस पे क्या होता है कि सेंट्रियोल की पोजीशन चेंज होती है, और एक प्लेस पे क्या होगा, सेंट्रियोल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो जो पैरासेंट्रिक होता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन, ये जो दिख रहा है देखिए ऊपर, उसके अंदर सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज नहीं होती, सेंट्रोमियर पोजीशन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। और ऊपर देखा था यहाँ पर पोजीशन चेंज हो चुकी थी। अब देखिए एक शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज है, क्योंकि इसके आगे और जीन म्यूटेशन हमारा बाकी, तो क्या बोलते हैं म्यूटेशन को, टाइप यहाँ पर दिया पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेंडशिप म्यूटेशन, पर मैंने जो पहले बोला है वो फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए म्यूटेशन होने के चांसेस क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, ये मैं आपको आगे और बोल रहा हूँ, पर बोलते वक्त आपको एग्जाम्पल देखना है या क्या है, तो इसके लिए आप ये रिवर्स जा सकते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको जीन म्यूटेशन बोल देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, हियर इट इज जीन म्यूटेशन, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि ये हो गया तो आप फिर आगे की स्लाइड देख सकते हो। देखो जो जीन म्यूटेशन होता है इसी को कहा जाएगा पॉइंट म्यूटेशन, दिस जीन म्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। तो ये क्यों होता है, दिस जीन म्यूटेशन इज ऑकर ड्यू टू द चेंज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीन एट मॉलिकुलर लेवल। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जीन म्यूटेशन, मतलब मॉलिकुलर लेवल पर क्या हो रहा है, उसका जो जीन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले किसने स्टडी किया था, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है सेट राइट, इन्होंने सबसे पहली टाइम, फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया था जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन देखो वैसे तो 99% हमेशा हार्मफुल ही होते हैं, ओनली 0.1 से लेकर 1% तक ये यूजफुल होता है। और ये क्यों आ रहा है इस वक्त, मैंने बोला कि अब ये सब रीजन है देखिए, जीन म्यूटेशन में क्रोमोसोमल अपनॉर्मलिटी, जीनोमिक म्यूटेशन, ये सब हम रीजन देख रहे हैं कि जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है। जैसे देखो इस बेबी में देख रहे हैं, इसके 2 फिंगर फ्यूज हो गए, ये 99% हार्मफुल ही है। अब बोलोगे फिर ये यूजफुल क्यों बोला आपने, 0.1% टू 1%, ये जो है इसको यूजफुल क्यों बोला, क्योंकि कुछ ह्यूमन के अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टर आते हैं कि जो उनके लिए यूजफुल हो सकता है, और वो उनको एक नॉर्मल पर्सन से अलग ह्यूमन बीइंग में एडवांटेज देते हैं। जैसे देखो एक डिस्कवरी पर एक प्रोग्राम आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड जैसा आता है वैसा एक प्रोग्राम आता है सुपर ह्यूमंस, तो उसके अंदर ऐसे कुछ ह्यूमन दिखाई देते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़े अलग है। जैसे किसी के बॉडी के ऊपर सपोज आयन का ऑब्जेक्ट चिपक गया, तो चिपक गया मतलब उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर मैग्नेट नहीं है, वहाँ पर होता ये कि वैक्यूम क्रिएट होता है, जैसे वो होता है रबर का हम कार के ऊपर लगाते देखिए, ऐसा चिपकाने के लिए कुछ लटकाने के लिए, तो वैसा वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वो रहता है यूजफुल म्यूटेशन। तो देखिए जीन म्यूटेशन में ये सब देखना हमको, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टाइप्स, सो ऑन, तो ये रीड किए तो आपको समझ में आ जाएगा। रेफरेंसेस मैंने ऐड नहीं किए इसमें, मतलब ऐड थे वो डिलीट कर दिए। तो म्यूटेशन देखिए क्या है, ये सब डेफिनेशन है, डीएनए हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो जो रेप्लिकेट होगा विद सम अमेजिंग एक्यूरेसी, इसके अंदर फॉल्ट आना बहुत कम होता है। पर म्यूटेशन क्यों होता है तो उसके लिए हम अलग और आगे देखने वाले, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ म्यूटेशन, क्यों होता है। तो हिस्ट्री देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिया, ह्यूगो डी वराइस फर्स्ट यूज टर्म म्यूटेशन, सडन हेरिटेबल फिनोटाइपिक चेंज इन इवनिंग प्राइमरोज, इसके ऊपर, और इन्होंने बुक भी लिखा था, इस बुक का नाम मैंने आपको बोला द म्यूटेशन थ्योरी। उसके बाद टी एच मॉर्गन, इनका नाम आएगा,
ये सब बोला मैंने आपको। एंड मुलर यूज्ड एक्सरेज टू इंड्यूस द म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाई, यहाँ पर दिख रहा है देखिए फ्रूट फ्लाई, ये है इनिंग प्राइमर्स। तो जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम म्यूटेशन ये हमारा हो चुका है, ये बाकी था। तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप है, मतलब फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन है और आगे का और एक पार्ट है, दो टाइप हम देखने वाले हैं यहाँ पर। मतलब फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन देखते हैं, फिर जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन, तो ये हमको आने वाला है। देखिए जीन म्यूटेशन को क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम, अल्टरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, डीएनए को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से ये जीन म्यूटेशन हो रहा है। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी अगर अफेक्ट हुआ तो लार्ज जीन सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का, उसके ऊपर अफेक्ट होगा। तो ये जीन म्यूटेशन के टाइप दिए, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो इसके ये टाइप्स देखिए यहाँ पर, ये फर्दर तो ये समझ में आएगा। इसके अंदर साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन देखना। तो अब देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि जीन म्यूटेशन इज द चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। फिर उसके बाद ये किसने स्टडी किया, कुछ नहीं। और ये भी जीन्स जो रहते हैं इनकी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन देखा जाए तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है 10⁵. तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 by 1 म्यूटेशन अगर देखेंगे तो ये जो देखा जाता है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, इसको ही कहा जाता है जिबेरिश म्यूटेशन। जिबेरिश म्यूटेशन, जिबेरिश म्यूटेशन। तो और उसके बाद है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में बोला गया डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन, जहां पर बोला है साइलेंट म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि बेस पेयर चेंज इन एन एलील कोडॉन दैट प्रोड्यूस नो चेंज इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन दो द चेंजेस आकर इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अभी जो जैसा मैंने बोला आपको कि ये जो डीएनए का सीक्वेंस है, मतलब ये नाइट्रोजन बेस है, तो इसके अंदर चेंज तो आ गया, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस सपोज AgCt और ऊपर भी है AgCt, ये नॉर्मल है। पर यहाँ पर अब नॉर्मल आ गया, मतलब G की जगह सपोज C आ गया, C की जगह यहाँ पर G आ गया, T की जगह A आ गया। तो ऐसा इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, किसके अंदर, पॉइंट म्यूटेशन में, साइलेंट म्यूटेशन में। पर इसका कोई भी फिनोटाइपिकली अफेक्ट नहीं होगा, मतलब कुछ फॉल्ट नहीं होगा। मीनिंग क्या बोला मैं, इट इज द म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन in which a base pair changes in an allele codon that produce no change in the amino acid sequence of the protein though the changes occur in the base sequence of DNA। उसके बाद रहेगा मिसेंस। यहाँ पर जो मिसेंस दिखा है देखिए, ये एक अलग टाइप का म्यूटेशन है। मिसेंस में हमको क्या दिखता है, यहाँ पर दिखा है एक साइलेंट, उसके बाद है मिसेंस म्यूटेशन। मिसेंस म्यूटेशन एक अलग टाइप का म्यूटेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो, मतलब देखिए मिसेंस का मीनिंग क्या हो रहा है वहाँ पर, आपको अगर आगे हुआ है नहीं पता नहीं, mRNA का अगर स्ट्रक्चर देखे तो वहाँ पर देखिए स्टार्टिंग को होता है इनिशिएशन कोडॉन और लास्ट को होता है नॉनसेंस कोडॉन। तो मिसेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अल्टर्ड कोडॉन गिव अ डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन देता है। तो सच प्रोटीन प्रोडक्ट को बोला जाएगा। ये जो प्रोडक्ट पजेस होंगे तो इनके अंदर पार्शियल एक्टिविटी रहेंगे और लिमिटेड फिनोटाइप चेंजेस दिखते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। और एक रहेगा नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब जो म्यूटेशन अराइज होता है नॉर्मल कोडॉन में, कोडिंग फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज्ड इनटू द चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन, जिसके अंदर UAA, UAG और UGA आता है, तो रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड। इंसर्शन एंड डिलीशन मतलब न्यू जीन ऐड तो भी होना या तो डिलीट तो भी होना। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन मैंने पीछे बोले वाला, तो यहाँ पर 1 by 1 देखना। पॉइंट म्यूटेशन मोस्ट कॉमन रहेगा, ये मैंने बोला, इसको बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन भी बोलता है। चेंज हो सकता है यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में, और इसके ये टाइप है साइलेंट म्यूटेशन, मिसेंस या नॉनसेंस। तो यहाँ पर देखिए साइलेंट म्यूटेशन जो मैंने आपको अभी बोला, क्या बोला कि इसके अंदर बेस पेयर चेंज इन एन एलील कोडॉन दैट प्रोड्यूस द नो चेंज इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन थ्रू द चेंजेस ऑकर इन द बेस सीक्वेंस। तो यहाँ पर दिख रहा है देखिए एग्जांपल, ये यहाँ पर सीक्वेंस तो चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए GAA था, पर यहाँ पर क्या आ गया G, पर प्रोडक्ट रिमेन सेम है। देखिए यहाँ पर मीथोनिन के बाद ग्लूटामिक एसिड है, तो यहाँ पर है ग्लूटिन, तो मतलब ग्लूटामिक एसिड जो भी है वो यहाँ पर है। तो साइलेंट म्यूटेशन आर आल्सो रेफर्ड एज सिनोनिमस म्यूटेशन, ये वर्ड याद रखिए यहाँ पर। उसके बाद मिसेंस है।
मिसेंस म्यूटेशन में देखिए कोडॉन फॉर वन अमाइनो एसिड इज चेंज इनटू द कोडॉन फॉर अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर दिख रहा है देखिए अमाइनो एसिड यहाँ पर है हिस्टिडीन, किसके लिए? इस सीक्वेंस के लिए। अब ऊपर से क्या हुआ देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर जो सीक्वेंस था वहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट अमाइनो एसिड, यहाँ पर प्रोलीन आ गया विच मे प्रोड्यूस माल फंक्शन इन द प्रोटीन। यहाँ पर देखिए हिस्टिडीन 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 हिस्टिडीन, तो यहाँ पर हिस्टिडीन आना था 4th नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए ये जो दिख रहा है टी के बाद यहाँ पर सी है, सी के बाद ए है, तो यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर क्या आ गया सी। तो इसके वजह से जहाँ पर हिस्टिडीन प्रोड्यूस होना था वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ? प्रोलीन, ये प्रोलीन। तो ये देखिए फिर उसके बाद आगे का समझ में आ जाएगा। मिसेंस आर रेफर्ड एज नॉन सिनोनिमस, सिनोनिमस मतलब साइलेंट, नॉन सिनोनिमस मतलब ये। उसके बाद नॉनसेंस म्यूटेशन, तो द कोडॉन फॉर द वन अमाइनो एसिड इज चेंज्ड इनटू द ट्रांसलेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ पर ये दिख रहा है देखिए स्टॉप कोडॉन मतलब हमको पता है UAA, UAG और UG इनकी वजह से होने वाला है। तो यहाँ पर ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिख रहा है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट किसका हुआ? सिंगल न्यूक्लियोटाइड का। मतलब समझ में आ रहा है देखिए ये जो होगा यहाँ पर जो CAG दिख रहा है देखिए CAG, और उसके बाद आगे का जो दिख रहा है देखिए 4th नंबर पे जहाँ पर ये, तो वहाँ पर क्या हुआ न्यूक्लियोटाइड चेंज हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी इनकरेक्ट सीक्वेंस आएगा जो शॉर्टनिंग ऑफ प्रोटीन करता है, स्टॉप करेगा। यहाँ पर किसको स्टॉप कर रहा है? ट्रांसलेशन को स्टॉप कर रहा है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस होना स्टॉप किया यहाँ पर। तो ये रहेगा नॉनसेंस म्यूटेशन। उसके बाद रहेगा फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन ये याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ द म्यूटेशन ऑकर व्हेन द एडिशन, एक तो उसके अंदर न्यू बेस पेयर ऐड तो भी हो रहा है या तो डिलीट तो भी हो रहा है, एंड चेंजेस इन द जीन रीडिंग फ्रेम। तो इसके अंदर 3 बेस पेयर रहते हैं, ईच कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, मतलब ट्रिप्लॉइड, क्या बोलेंगे हम इसको? जेनेटिक कोड। 3 नाइट्रोजन बेस का एक सेट होता है जो प्रोटीन को कोड करेगा। तो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन में शिफ्ट इन द ग्रुपिंग ऑफ दिस बेसिस एंड चेंजेस द कोड फॉर अमाइनो एसिड, so the resulting protein is usually non-functional. Insertion and deletion can all be of frame-shift mutation. तो ये याद रखना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखिए ये अमाइनो एसिड है और ऊपर ये है इनका डीएनए बेसिस, तो ओरिजिनल डीएनए कोड फॉर है अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अब क्या हो रहा है देखिए नीचे अगर देखा फ्रेमशिफ्ट ऑफ वन डीएनए बेस रिजल्ट इन द अबनॉर्मल एसिड सीक्वेंस, मतलब कहाँ पर भी एक जगह अगर चेंज आए तो इधर चेंज आना चालू है देखिए। उसके बाद इंसर्शन, एंड इंसर्शन चेंजेस द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस इन द जीन बाय एडिंग द पीस ऑफ डीएनए। यहाँ पर ऐड हो रहा है इसलिए इसको इंसर्शन बोला है, मतलब प्लस हो रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए ये अमाइनो एसिड है, ये डीएनए का बेस है, यहाँ पर क्या हुआ इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब यहाँ पर देखिए ये CAT ऊपर दिख रहा है, ये CAT। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर A ऐड हो चुका है, ऐड हो गया तो यहाँ पर क्या होगा इनकरेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा जो माल फंक्शन मतलब फॉल्टी प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो ये रहेगा जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। उसका डिलीशन, डिलीशन मतलब जहाँ पर देखो ये C के बाद यहाँ पर A दिख रहा है तो ये A जो है ये यहाँ पर डिलीट हो गया, डिलीट हो गया तो यहाँ पर इनकरेक्ट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, माल फंक्शनल। तो ये तो डिलीशन चेंजेस द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस बाय रिमूविंग द पीस ऑफ डीएनए, एंड स्मॉल डिलीशन रिमूव वन और फ्यू बेस पेयर विद इन द जीन। तो लार्जर डिलीशन कैन रिमूव द एंटायर जीन, सेवरल नेबरिंग जीन्स, एंड द डिलीटेड डीएनए में अल्टर द फंक्शन ऑफ इन रिजल्टिंग प्रोटीन। तो ये याद रखना। उसके बाद बेस सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रांजिशन या ट्रांसवर्शन, इसके डायग्राम मैंने आपको दिखा, तो ये याद रखिए। ये देखिए ट्रांजिशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस बाय द अनदर बेस ऑफ सेम केमिकल। मतलब क्या होता है देखो ये ट्रांजिशन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या होगा व्हेन, अगर यहाँ पर प्यूरिन का कोई बेस है मतलब एडिनाइन या गुआनाइन, तो ये सब्स्टिट्यूट होता है अदर प्यूरिन बेस से या पायरमिड से। व्हेन प्यूरिन, प्यूरिन के अंदर क्या हमको पता है A और G इज सब्स्टिट्यूटेड है, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय
अनदर प्यूरिन और पायरिमिडिन, पायरिमिडिन्स, इनमें से किसी से भी अगर सब्स्टिट्यूट हुआ तो इसको कहा जाएगा ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो ये देखिए यहाँ पर प्यूरिन है, प्यूरिन हमको पता है डाइसाइक्लिक है, पायरिमिडिन मोनोसाइक्लिक है, तो ये। उसके बाद देखिए ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन में क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्यूरिन बेस विद पायरिमिडिन बेस, सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर ऑफ प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस विथ पायरिमिडिन और वाइस वर्सा। तो ये रहेगा ट्रांसवर्सल म्यूटेशन। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको कि ये प्यूरिन से, ये पायरिमिडिन है, ये पायरिमिडिन रहा तो प्यूरिन, प्यूरिन का प्यूरिन से नहीं हो रहा और पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से नहीं हो रहा, इनसे हो रहा ट्रांसवर्शन, मतलब अपोजिट और रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिस ऑफ वन केमिकल कैटेगरी बाय द अनदर बेस ऑफ कैटेगरी। क्योंकि देखिए ये है डाइसाइक्लिक, ये है मोनोसाइक्लिक, तो मतलब मोनोसाइक्लिक पायरिमिडिन के बेस अगर डाइसाइक्लिक पायरिमिडिन से सब्स्टिट्यूट होते हुए तो इसको कहा जाएगा ट्रांसवर्शन। और इसके अपोजिट बोले पहले का बोला। तो देखिए अब ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में टॉटोमेरिज्म, डिप्यूरिनेशन, डीअमाइनेशन ये सब आएंगे, और इंडिस्ड म्यूटेशन। तो ये हमको देखने का कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ये मैंने आपको बोला, पर स्लाइड के लिए मैंने ये ऐड किया आपको। और उसके बाद ये टर्म देखना है टॉटोमेरिज्म, डीप्यूरिनेशन एंड डीअमाइनेशन। तो टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होगा, अ बेस इज चेंज्ड बाय द repositioning of hydrogen atom altering the hydrogen bonding pattern between the base pair, incorrect base pair। तो ये समझ में आता है। देखिए टॉटोमेरिज्म केमिस्ट्री में आता है, कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म होगा, कीटो मतलब समझ में आता है सी डबल बॉन्ड ग्रुप, इनॉल फॉर्म यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो सेम ये सब लॉस ऑफ प्यूरिन बेस फ्रॉम एन अप्यूरिनिक साइट, मतलब जिसमें प्यूरिन नहीं था उसमें से प्यूरिन, लॉस ऑफ प्यूरिन बेस टू फॉर्म अप्यूरिनिक, मतलब प्यूरिन में से क्या हो गया, प्यूरिन जो कंपाउंड बना रहा है वो उसके अंदर से वो केमिकल निकल गया, तो वो हो जाएगा डीप्यूरिनेशन, डी मतलब डिलीट, जो प्यूरिन था प्यूरिन को अप्यूरिनिक साइड बनाना, तो वो डीअमाइनेशन मतलब हमको समझ में आता है, डी मतलब डिलीट, अमाइनेशन मतलब NH2 ग्रुप, तो वो निकालने वाला। तो अब देखिए आगे का पार्ट देखिए, अभी देखना है हमको म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखना कि कौन से एजेंट है कि जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, तो उनको कहा जाता है म्यूटाशन। तो वो देखने का हमको यहाँ पर बोला है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन मीन्स विच इज इंड्यूस्ड। So during lifetime, an organism may be exposed to a variety of physical, chemical, or biological agent which can cause damage to a genetic material। तो जो म्यूटेशन कर रहे हैं उन एजेंट को हम बोलते हैं म्यूटाचर, म्यूटाचर दीज आर द एजेंट। तो ये मे बी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, तीनों हो सकता है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। तो वन बाय वन हमको देखना है विच वन इज फिजिकल, विच वन इज केमिकल, विच वन इज बायोलॉजिकल। फिजिकल अगर देखें तो हम इसके अंदर मोस्टली रेज आते हैं, मतलब आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल रेज जो रहेंगे वो आएंगे। केमिकल में वैरायटी ऑफ केमिकल है, जैसे देखिए बहुत सारे केमिकल्स है कि जो कार्सिनोजन का काम करता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट। वैसे वैरायटी ऑफ केमिकल्स है कि जो जेनेटिक मटेरियल को इंटरफेयर कर सकता है और म्यूटेशन कर सकता है वो, और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर भी रह सकते हैं, तो वो देखेंगे हम वन बाय वन। यहाँ पर देखिए फिजिकल में बोला रेडिएशंस लाइक आयोनाइजिंग रेडिएशन इज एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। नॉन आयोनाइजिंग अगर देखा तो यहाँ पर यूवी रेज रहेंगे। हीट के अंदर देखे देखिए हीट भी है विच विल ब्रेक द यन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इन द डीएनए, रिजल्ट फ्रॉम अप्यूरिनिक साइट और बेसलेस साइट, ऐसा बनाएंगे। और यहाँ पर कुछ केमिकल एजेंट के नाम दिए, तो वन बाय वन हम डिटेल देखेंगे। तो इफेक्ट देखिए, जीन म्यूटेशन के इफेक्ट बोले थे कि कुछ बेनिफिशियल रह सकते हैं, कुछ हार्मफुल रहेंगे, कुछ न्यूट्रल रहेंगे। अभी जो मैंने बोला ना आपको म्यूटाशन, वो आगे और मैं बोल रहा हूँ, और एक बार ये भी पॉइंट आए ले लेंगे हम। बेनिफिशियल मीन्स इससे न्यू वर्जन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि जो फेवरेबल वेरिएशन होगी वो आगे जा सकता है। कुछ इसके अंदर के मतलब मैंने बोला कि यानी कि 1% म्यूटेशन जो है वो यूजफुल भी है,
तो एनहांस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन सक्सेस, टर्न ऑफ हार्मफुल जीन्स, तो ये रहेगा। प्रोटीन माल फंक्शन हो सकता है जो कि हार्मफुल इफेक्ट है। लेथल टू लाइफ, क्योंकि कुछ जीन अगर, जैसे हमने देखा था लेथल जीन में कि कुछ जीन अगर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में भी अगर एक्सप्रेस हो रहे तो वो हार्मफुल रहेंगे। समटाइम्स स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, कॉज वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये हो सकता है। और कुछ न्यूट्रल होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होगा उससे। कुछ में जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, म्यूटेशन कैन लीड टू मिसिंग और मालफॉर्म प्रोटीन्स, जिसके वजह से डिसीज होंगे। नॉर्मल कंडीशन जो होगी बॉडी की वो अफेक्ट होगी। तो सम वेल नोन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया है, कैंसर है, ये सिकल सेल एनीमिया हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। और तो ऑल दिस डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ म्यूटेशन, जो अभी मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन बोलने वाला हूँ आपको। तो देखिए, म्यूटेशन जो मैंने बोला था आपको, मीन्स म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट जो रहेंगे वो रहेंगे म्यूटेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एजेंट। अभी मैं बोल चुका वैसे तो यहाँ पर ले लेंगे हम फास्ट। देखिए, फिजिकल एजेंट, तो ये जो फिजिकल एजेंट है, जो फिजिकल म्यूटेशन है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आएंगे देखिए। वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर क्या करेगा, ये रेट ऑफ म्यूटेशन को बढ़ाता है। मीन्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ म्यूटेशन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। समर में देखिए, अगर हम ज़्यादा देर तक बाहर रहे तो डायरेक्ट जो एक्सपोजर होता है सन का, वो स्किन को अफेक्ट कर सकता है। तो वो क्या करता है, ब्रेक कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट कैन ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंक्रीज टेम्परेचर, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बट इन राइस, पर राइस के अंदर अगर हम देखें तो थोड़ा सा कुछ अलग तरह मिलेंगे आपको। बट इन केस ऑफ राइस लो टेम्परेचर जो रहता है वो रेट ऑफ म्यूटेशन बढ़ाता है। बट इन केस ऑफ राइस लो टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ म्यूटेशन। तो ये याद रखिए, म्यूटेशन का रेट बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 2, इफेक्टिव रेडिएशन। इफेक्टिव रेडिएशन, इफेक्टिव रेडिएशन, तो जो स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ है, जो शॉर्टर देन विजिबल लाइट रहेगा, तो वो सब डिवाइड होता है फॉलोइंग ग्रुप्स में, जिसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलेंगे हम, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलेंगे। तो ये स्मॉल अमाउंट में जो रहता है एनवायरनमेंट के अंदर, वो कुछ बैकग्राउंड रेडिएशन भी रहता है। तो इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन अगर हम देखेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको कि आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब आयन फॉर्मेशन कर सकते हो गैसेस में। तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आता है, एक्सरे, गैमा रेस, बीटा रेस, अल्फा रेस। एक्सरेस, बीटा रेस, बीटा रेस, गैमा रेस देखो सबसे पावरफुल रहता है। 25 सेंटीमीटर लीड है ये, इसका आयन का ब्लॉक भी लिए तो उसमें से ये पेनिट्रेट हो सकता है। तो गैमा रेस, पर इनका एप्लीकेशन भी है, वो जो ओनियन गार्लिक होता है तो उनको प्रिजर्व करने के लिए गैमा रेस को यूज़ किया जाता है। देन अल्फा रेस, तो ये सो आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेस, ये क्या करेंगे, दे विल कॉज ब्रेक इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ये ब्रेक कर सकते हैं। ये जब भी सेल में से पास होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सेल अबनॉर्मल सेल डिवीजन दिखाएगा। तो ये क्या कर सकता है, ब्रेक द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम को ब्रेक कर सकता है। उसके बाद अभी मैंने बोला कि इनके अंदर ऐसी एबिलिटी कि वो नॉर्मल सेल डिवीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन जो होगा वो रहेगा अबनॉर्मल। दे विल कॉज अबनॉर्मल सेल डिवीजन, अबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा। उसके बाद देखिए इनके अंदर क्या होता है, इफ दीज इंक्लूड द गैमेट्स दे मे बी अबनॉर्मल इवन डाई प्राइमेचुरली, मतलब गैमेट्स भी प्रॉपर्ली यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहे, गैमेट्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो गए, या तो इधर डाई हो सकते हैं इसके वजह से। तो ये याद रखना का। और डिफरेंट टाइप के जो कैंसर है वो भी रेडिएशन की वजह से होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी डोज ऑफ रेडिएशन, जितना ज़्यादा रेडिएशन उतना म्यूटेशन हो सकता है। तो ये बोल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोसेज ऑफ म्यूटेशन, ये याद रखने का। तो देखिए, पर ये कुछ बिलीव किया जाता है कि एक्सरेस और गामा रेज जो रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब जो डीएनए रहेगा वो ब्रेक होगा। तो फ्री रेडिकल्स आर द केमिकल दैट हैव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव मॉलिक्यूल इन द सेल। तो वो इससे प्रोड्यूस होंगे। ये वन ऑफ द इनका इफेक्ट है। देखिए कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं,
फ्री रेडिकल इन द सेल, फ्री रेडिकल इन द सेल जो कि एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव मॉलिक्यूल इन सेल, रिएक्टिव मॉलिक्यूल इन द सेल। तो ये याद रखिएगा। ये बोला मैंने आपको इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। अब इफेक्ट ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या होगा, देखिए यहां पर लिखता हूं, ये तो थे आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से क्या हो सकता है, तो वो देखना यहाँ पर देखिए, इफेक्ट ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ नॉन आयनाइजिंग, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो देखिए अगर इसके अंदर देखें तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब पता है कि जिनकी वेवलेंथ जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, और वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी ये समझ में आ जाएगी, वेवलेंथ क्या होगी तो ये समझ में आ जाएगी। देखो क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है V इक्वल टू एन लैम्बडा, तो ये हमको पता है, देखो या हम ऐसा बोल सकते हैं E इक्वल टू एच में, तो एनर्जी H मतलब क्या होता है C अपॉन लैम्बडा, तो मतलब लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होती, वाइस वर्सा, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये पता है। तो इसके अंदर जो रेडिएशन रहती है उनके क्या रहती है, दे विल हैव द लॉन्ग वेवलेंथ, तो उनकी वेवलेंथ रहेगी लॉन्ग, तो ये याद रखने का। और कैरी लो एनर्जी, वेवलेंथ रहेगी लॉन्ग और एनर्जी रहेगी कम, लो एनर्जी के ये रेडिएशन रहता है। तो इसके अंदर मेनली क्या आता है, यूवी रेडिएशन, एग्जाम्पल इसका यूवी रेडिएशन जो आता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में। बट हमको पता है कि यूवी रेज डू नॉट पेनिट्रेट बियॉन्ड द ह्यूमन स्किन, तो इनके वजह से क्या होगा, देखो ये क्या करते हैं, जब यूवी रेज हमको हार्म करे तो वो प्रोड्यूस करेंगे हमारे अंदर थायमिन डाइमर, ये याद रखिए, दे विल कॉज थायमिन, तो थायमिन हमको पता है पायरिमिडिन है, तो ऐसे वो डाइमर प्रोड्यूस करता है, थायमिन, थायमिन डाइमर फॉर्मेशन इज अ मेजर म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ यूवी रेज। तो ये है कि जो डीएनए को डिसरप्ट कर सकता है, डीएनए डिसरप्ट, डबल हेलिकल मॉडल, और डीएनए रेप्लिकेशन को अफेक्ट करेगा। तो ये याद रखिए, क्या बोला मैंने आपको कि थायमिन डाइमर फॉर्मेशन इज अ मेजर म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ यूवी रेज एंड डिसरप्ट द डीएनए हेलिक्स एंड दस इट कैन आल्सो अफेक्ट द रेप्लिकेशन। तो ये याद रखने का। देखिए और आगे का बोलता हूँ, उसके बाद ये वर्ड याद रखना, एक्टिनोबायोलॉजी किसको बोलते हैं, व्हाट इज इन बाय एक्टिनोबायोलॉजी। तो जो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन रहता है, जो म्यूटेशन इंड्यूस करेगा उसको बोला जाएगा इफेक्ट ऑफ रेडिएशन टू इंड्यूस म्यूटेशन। इसकी जहां पर स्टडी होती है उसको बोला जाएगा एक्टिनोबायोलॉजी, और मुलर को कहा जाता है फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। तो इनका नाम याद रखिए, मुलर, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। सो ही वाज द फर्स्ट टू यूज द एक्स-रेज टू इंड्यूस द म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाई, ये याद रखिए, फ्रूट फ्लाई को यूज किया था। अभी मैंने एक स्लाइड बताई थी, तो वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा फ्रूट फ्लाई में। उसके बाद स्टैडलर नाम के एक साइंटिस्ट है, स्टैडलर, यहाँ पर नाम लिखता हूँ, STADLER, स्टैडलर। So he used X-rays to induce the mutation in barley and maize. Gamma rays are generated by cobalt-60, ये याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा 60, गामा रेस, ये जो गामा रेस 60 जो रहता है, गामा रेस, सॉरी गामा रेस बोलेंगे हमको, तो ये जो गामा रेस रहते हैं इनको जनरेट कैसा कर सकते हैं, दे कैन बी जनरेटेड बाय कोबाल्ट 60, ये नाम याद रखिए क्योंकि ये आता है कोबाल्ट 60 आप। तो इन गामा गार्डन, गामा गार्डन वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको, गामा गार्डन आर यूज्ड इन प्लांट टू इंड्यूस द म्यूटेशन, तो यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये हो गए थे फिजिकल एजेंट। अब नंबर 2 अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर आएगा केमिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन बोले तो मैंने अभी आपको बोला केमिकल कौन से होते हैं, एक स्लाइड में हमने देखा, आगे और देखने वाले, तो अब याद रखिए केमिकल म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेशन, ऐसे केमिकल जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो ये रेडिएशन के भी कंपैरिजन में बहुत हार्मफुल है। देखो ये जो अगर केमिकल म्यूटेशन देखेंगे, दीज आर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू फिजिकल म्यूटेशन, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है।
मोर इंजुरियस। द फर्स्ट केमिकल म्यूटेशन वाज मस्टर्ड गैस, तो ये याद रखिए, ये फर्स्ट केमिकल म्यूटेशन था। फर्स्ट केमिकल म्यूटेशन वाज मस्टर्ड गैस। आपको पता है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर जब वो एटम बम डाला गया था, पता है वहाँ पे अभी भी रेस निकलते हैं, तो बहुत हार्मफुल है वो, तो वैसे वो म्यूटेशन ही करता है। तो फर्स्ट केमिकल म्यूटेशन वाज मस्टर्ड गैस। तो ये किसने इंड्यूस किया था, ये साइंटिस्ट के नाम इन्होंने, जिनका नाम था ऑरबक, ये साइंटिस्ट था। तो ये उन्होंने इंड्यूस यानी कि प्रोड्यूस किया था, और इनके मतलब हमको पता है ये किसके लिए, वार के लिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चालू था तब इन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो केमिकल म्यूटेशन आर प्लेस्ड इनटू टू ग्रुप, मतलब कुछ म्यूटेशन जो होते हैं तो वो रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों को अफेक्ट करते हैं, और कुछ म्यूटेशन जो रहेंगे वो केमिकल मतलब वो कब अफेक्ट करेंगे, वो रेप्लिकेशन के वक्त अफेक्ट करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग रहते हैं, देखिए, तो ये याद रखिए। तो डीएनए सच एज नाइट्रस एसिड, ये याद रखना है। एक्रिडाइंस ये एनालॉग रहता है, तो ये याद रखने का हमको। अभी जो मैंने बोला है वो कि केमिकल म्यूटेशन आर प्लेस्ड इनटू टू ग्रुप, ए विच आर म्यूटाजेनिक, विच हैव म्यूटाजेनिक इफेक्ट टू बोथ रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ डीएनए, तो ये दोनों याद रखने का। और डीएनए सच एज नाइट्रस एसिड एंड विच अफेक्ट द ओनली रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। कुछ म्यूटेशन दोनों को अफेक्ट करते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो ओनली रेप्लिकेटिंग म्यूटेशन को, मतलब रेप्लिकेटिंग डीएनए को ही अफेक्ट करता है, रेप्लिकेटिंग डीएनए। तो अब देखिए, जो रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों को अफेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसके अंदर एग्जांपल देखना पड़ेगा हमको, नाइट्रस एसिड, इसका एग्जांपल है नाइट्रस एसिड। दिस म्यूटेशन अफेक्ट बोथ रेप्लिकेटिंग एज वेल एज नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। और जो रेप्लिकेटिंग है उसको अफेक्ट करने वाला अगर केमिकल म्यूटेशन अगर देखा जाए तो उसके अंदर आते हैं अकैरिडिडाइस, दिस अकैरिडिडाइस एंड बेस एनालॉग, और बेस एनालॉग, तो ये दोनों आएंगे, यहाँ तक याद रखिए, बेस एनालॉग। तो वन बाय वन मैं बोलता हूँ आपको केमिकल म्यूटेशन, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। हियर इट इज। अब देखिए, ये जो केमिकल म्यूटेशन में इसके अंदर वन बाय वन देखेंगे। पहले देखेंगे नाइट्रस एसिड, जो अभी हमने देखा था, ये रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों टाइप के डीएनए को ये अफेक्ट कर सकता है, जो नाइट्रस एसिड है, तो ये याद रखिए, अभी मैंने बोला आपको। और ये क्या करता है, ये करेगा डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन बेसिस, जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप रहेगा। तो ए इज डीअमाइनेटेड टू xanthine। अगर ये पूरा प्रोसेस वन बाय वन बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ये करेगा, यहाँ पर लिखता हूँ ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन मतलब क्या होगा, उसके अंदर से अमाइन ग्रुप को निकाल दे रहा है। पहला ही वर्ड देखिए वहाँ पर डीई है, मतलब डिलीट करेगा, डीअमाइनेशन करेगा किसका, ऑफ एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, तो इनका बेसिस का, जिनके अंदर क्या आएगा, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप मतलब अमाइनो ग्रुप, ये रहना जरूरी है। तो इनको ये अफेक्ट करेगा। अब अफेक्ट करने के बाद क्या करा, ए को सपोज ये डीअमाइनेटेड करा, ए मतलब एडिनाइन, ए इज डीअमाइनेटेड, मतलब इसके अंदर से NH2 निकाल लिया, तो इससे क्या होगा, 2 हाइपोसैंथिन, इससे प्रोड्यूस होगा हाइपोसैंथिन। और जो हाइपोसैंथिन है ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है साइटोसाइन को, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू साइटोसाइन। तो ये समझ में आता है। उसके बाद देखो जी जो है गुआनाइन, ये कन्वर्ट होता है xanthine के अंदर, कन्वर्ट इनटू xanthine, तो ये कन्वर्ट हुआ xanthine में। तो ये किसके साथ पेयर होगा, इट विल पेयर विद द साइटोसाइन, इसलिए मैं सी कैपिटल में लिखा लो साइटोसाइन। और फिर साइटोसाइन कन्वर्ट होगा, दिस साइटोसाइन कन्वर्ट इनटू यूरासिल। यूरासिल पता है देखो हमको, आरएनए में नाइट्रोजन बेस होता है यू, तो ये यू किसके साथ पेयर होगा, इट विल पेयर विथ एडेनाइन, मतलब देखो ऐसा होगा,
तो याद रखिए ये नाइट्रस एसिड में। उसके बाद देखिए नंबर 2, ये जो ड्रग है अकेरिडिन्स, तो ये क्या होता है अकेरिडिन एंड पोप वाले, ये बहुत पावरफुल म्यूटेशन है ये। और एक दूसरा केमिकल है जिसको बोलते हैं प्रोफ्लाविन, ये बहुत पावरफुल केमिकल एजेंट है देखिए म्यूटेशन करने के लिए। दीज आर पावरफुल केमिकल म्यूटाजन, शॉर्ट में लिखा मैंने। तो देखिए ये क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उसके अंदर इंटरकैलेट करेंगे डीएनए बेसिस में और इंटरफेयर करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं इंसर्शन या डिलीशन, मतलब एक न्यू जीन ऐड हो सकता है या डिलीट हो सकता है इनके वजह से। तो ये याद रखना है, क्या क्या याद रखेंगे इसके अंदर, दे कैन इंटरकैलेट बिटवीन डीएनए बेसिस and interfere with DNA replication and interfere with DNA replication, डीएनए रेप्लिकेशन को अफेक्ट करेंगे। रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो फिर आगे इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी। एंड प्रोड्यूसिंग इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन या डिलीशन हो सकता है, तो इंसर्शन या डिलीशन, तो ये याद रखिए। और ये क्या करेंगे, ये जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं वो म्यूटेशन को बोलेंगे हम जिबरिलिश और फ्रेमशीट म्यूटेशन, फ्रेमशीट और जिबरिलिश म्यूटेशन। तो ये पता है क्या था। और एग्जाम्पल अगर देखना है तो इसका एग्जाम्पल आएगा थैलासेमिया, तो ये याद रखिए। उसके बाद देखिए नंबर 3 है बेस एनालॉग सब्सटीट्यूशन, केमिकल के अंदर बेस एनालॉग सब्सटीट्यूशन, ये सब हम क्या देख रहे हैं, दिस ऑल आर केमिकल म्यूटेशन, तो ये याद रखिए केमिकल म्यूटेशन। थोड़ा बड़ा पार्ट हो गया वीडियो, पर देखिएगा ध्यान से वन बाय वन, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट सभी पार्ट कवर होते हैं। तो बेस एनालॉग में क्या होगा, सर्टन केमिकल हैव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू अनयूजुअल डीएनए मॉलिक्यूल, उनके जैसे डीएनए बेसिस के जैसे, तो इन बेसिस को कहा जाता है बेस एनालॉग। तो ये इनकॉर्पोरेट होता है डीएनए के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त। तो बेस एनालॉग क्या कर सकता है, ये मिस पेयरिंग करेगा। क्या बोला मैंने, डीएनए के अंदर जैसे बेस है वैसे ही क्या होते हैं, बेस प्रोड्यूस होता है म्यूटेशन की वजह से, केमिकल की वजह से। और वही क्या होती है कि जो डीएनए के अंदर बेस पेयर है उनको वो पेयर हो सकते हैं। एंड दिस बेस एनालॉग मे बी इधर नेचुरल या इसको आर्टिफिशियल बनाया जा सकता है। सब नेचुरली ऑकरिंग बेस एनालॉग अगर देखा जाए तो वो रहते हैं नेचुरली ऑकरिंग। अगर बेस एनालॉग देखें नेचुरल, तो इसके अंदर क्या आता है 5 मिथिल साइटोसाइन, 5 मिथिल साइटोसाइन, ये व्हीट में मिलता है देखिए, व्हीट ग्रास इसके अंदर मिलता है, नेचुरल बेस एनालॉग है। उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी मिथिल साइटोसाइन वो मिलेगा ई कोलाई में, 5 हाइड्रोक्सी मिथिल यूरासिल ये वायरस मिलता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल बेस एनालॉग जो है वो ये है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो मैंने बोला व्हीट ग्रास में जो होता है। मोस्ट यूज्ड कॉमनली आर्टिफिशियल जो बेस एनालॉग है, बेस एनालॉग ये कौन सा रहेगा, इट विल बी 5 ब्रोमो यूरासिल, 5 ब्रोमो यूरासिल एंड 2 अमाइनो प्यूरिन, एंड 2 अमाइनो प्यूरिन। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल बेस एनालॉग है कि जिनको यूज करते हैं, और इनका स्ट्रक्चर सिमिलर टू होता है थायमिन के जैसा, दे आर द सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक थायमिन। तो ये इनकॉर्पोरेट हो गया न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए के अंदर इन प्लेस ऑफ थायमिन, थायमिन की जगह। तो ये जो 2 अमाइनो प्यूरिन है ये आर्टिफिशियल बेस है, ये एनालॉग रहता है ये इसका एडिनाइन का, ये जो होगा ये एडिनाइन को जैसा है। और ये जो थायमिन देखे, थायमिन मैं बोल रहा हूँ ये ब्रोमो यूरासिल के जैसा, तो ये याद रखें 5 ब्रोमो यूरासिल थायमिन का एनालॉग बेस पेयर, और 2 अमाइनो प्यूरिन एडिनाइन का बेस एनालॉग है। तो ये जब उसके अंदर ऐड हो जाएंगे डीएनए के अंदर, तो ये एक्ट करते हैं, दे विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूट ऑफ एडेनाइन एंड कैन आल्सो पेयर विद द साइटोसाइन, तो ये ऐसा करेंगे। तो ये याद रखिए बेस एनालॉग में। उसके बाद देखिए और एक लास्ट आ गया हमारा अल्किलेटिंग एजेंट, केमिकल म्यूटेशन में अल्किलेटिंग एजेंट। अल्किलेटिंग एजेंट, तो अल्किलेटिंग एजेंट मतलब क्या करता है, ये जो
अल्किलेटिंग एजेंट है। अल्किल मतलब समझ में आता है, देखो आपको जो आर ग्रुप बोलते हैं केमिस्ट्री में, दैट इज अल्किल। तो अल्किलेटिंग एजेंट क्या करता है, ये मिथिलेशन और इथिलेशन करेंगे नाइट्रोजन बेस का, दे विल कॉज मिथिलेशन और इथिलेशन। समझ में आ रहा है, इथिलेशन और मिथिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ मिथिल और इथिल ग्रुप, इथिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस, ऑफ नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस भी हमको पता है, तो एग्जांपल इसका क्या है, मिथिल गुआनोसाइन, मिथिल गुआनोसाइन, गुआनोसाइन, मिथिल गुआनोसाइन, उसके बाद इथिल गुआनोसाइन, ये ऐसे इनके एग्जांपल है, तो ये याद रखिए। तो जो अल्किलेटेड बेस है वो क्या करेंगे, चेंजेस करते हैं बेस पेयर में। अल्किलेटिंग एजेंट में और दूसरे भी कंपाउंड आते हैं जिसके एग्जांपल है देखिए, और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर आता है एक EES, EES मतलब इथेन सल्फोनेट, इथेन सल्फोनेट, इथेन सल्फोनेट। और उसके बाद ये का नाम बहुत फेमस है, EMS, इसको बोलेंगे इथिल मिथिल सल्फोनेट, इथिल मिथिल सल्फोनेट। तो ये केमिकल है, या तो एक DES आता है मतलब डाइथिल सल्फोनेट, डाइथिल सल्फोनेट। तो ये सब याद रहना चाहिए कि ये सब जो केमिकल म्यूटेशन है। तो देखिए अब आगे एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको फिजिकल म्यूटेशन दिखा है, तो कौन से फास्ट, न्यूट्रॉन, थर्मल रेस, एक्स रेस, गामा रेस, तो ये सब दिख रहा है हमको, ये सब आयनाइजिंग रेडिएशन है जिनकी रेंज बोला डोसेज। केमिकल में ये सब केमिकल दिख रहे हैं, कार्बन, एन मिथिल या नाइट, सो ऑन। उसके बाद देखिए अभी जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बोला था, और बायोलॉजिकल के अंदर वायरस, बैक्टीरिया और ट्रांसपोजन। वायरसेस हमको पता है जिसका मीनिंग होता है लिक्विड पॉइजन, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, सम बैक्टीरिया भी ऐसा इफेक्ट कर सकता है। ट्रांसपोजन मतलब प्लाज्मिड जंपिंग जीन, जो डिस्कवर किया था बारबरा मैक्लिंटॉक इस इमेज। तो ये कैसे अफेक्ट करें, यहाँ पर बोला है बेस एनालॉग, अल्किलेटिंग एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट, डी अमाइनिंग, मेटल आयंस, ये अभी मैंने आपको बोल चुका हूँ। और फिजिकल में रेडिएशन है हीट। तो केमिकल अभी बोला था मैं, सबसे ज़्यादा जो म्यूटेशन है वो इन्हीं की वजह से होगा, तो ये इनके सब नेम याद रखिएगा। PCH बोलते हैं इनको, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक अमाइन, नाइट्रोसमाइन, ड्रग्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, पायरिमिडिन या थायमिडिन, पायरिमिडिन में बोला मैंने, थायमिन डायमर फॉर्मेशन कर सकते हैं, बेस लॉस हो सकता है, बेस चेंज हो सकता है, क्रॉस लिंकेज हो सकती है, तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है, यहाँ पर दिखा है प्रोटीन क्रॉस लिंकेज हो सकती है, तो ये सब कर सकते हैं। देखिए ये म्यूटेशन के इफेक्ट दिख रहे, देखिए आपको कि ये बहुत हार्मफुल होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहे कि इस लड़की को ज़्यादा मल्टीपल लेग दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर भी